Good morning, you all. This is Reenu, and today we will discuss the frontal lobe syndrome. This is the third video on frontal lobe syndrome, and in this video, we will cover the rest of the part of frontal lobe syndrome. So, let's start. फ्रंटल लोब सिंड्रोम हमने पढ़ा था, उसको ज़रा सा एक बार थोड़ा ब्रेन में अपने रिवाइज़ कर लेते हैं कि फ्रंटल लोब सिंड्रोम क्या होता है। फ्रंटल लोब सिंड्रोम उसको कहा जाता है जब हमारे फ्रंटल लोब में किसी भी प्रकार की कोई डैमेज हो जाता है, लीजन हो जाता है, कोई क्षति हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, बहुत सारी फंक्शनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है व्यक्ति के अंदर। तो उसको हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था कि फ्रंटल लोब सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं, कैसे होता है। आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में इसको हम पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। देखिए, प्री फ्रंटल लीजन, अगर फ्रंटल लोब के प्री फ्रंटल एरिया में लीजन हो जाता है तो उसकी वजह से व्यक्ति के अंदर नर्वसनेस डेवलप हो जाती है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी डेवलप हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है एंड लिमिटेड इनिशिएटिवनेस उसके अंदर रह जाता है। नर्वसनेस मीन्स बहुत ज़्यादा घबराहट उसके अंदर होती है, बहुत जल्दी उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत तेज़ी से वो हाइपर होकर के एक्टिविटी करता है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है और उसमें पहल करने की क्षमता बहुत ही लिमिटेड रह जाती है। And if there is a lesion in orbitofrontal area, then what will be the result? If there is a lesion in orbitofrontal area, there will be a dramatic change in behavior leading to impulsivity and lack of judgment. उससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है उसमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज ऐसा आता है कि वो बहुत इम्पल्सिवली बिहेव करने लगता है और उसके अंदर जज करने की क्षमता में भी कमी आती है। लीजन इन ब्रॉडमैन एरिया 10, 11, 12 and 47 is associated with the loss of inhibition, emotional ability and inability to function appropriately in social interaction. It means ब्रॉडमैन एरिया 10, 11, 12 and 47 में अगर लीजन हुआ, क्षति हुई, तो व्यक्ति में इनहिबिशन मीन्स कि किसी भी इनहिबिट करना, रोकना, कोई काम अगर उसने कुछ शुरू किया है उसको इनहिबिट करने की जो एबिलिटी होती है वो उसमें ख़त्म हो जाती है, इनहिबिशन रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। इमोशनल एबिलिटी प्रभावित होती है, उसकी इमोशनल एबिलिटी में लॉस होता है। और अगर वो कहीं किसी सोशल गैदरिंग में गया है तो वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है, उसकी एबिलिटी भी प्रभावित होती है अगर ब्रॉडमैन एरिया 10, 11, 12 या 47 में किसी कारणवश लीजन हो जाता है। Lesion in dorsolateral area affect the walking memory, temporal memory, recognition ability, intellectual and various cognitive functions such as lack of divergent thinking, abstract thinking, conceptual thinking. It means dorsolateral area, frontal lobe के dorsolateral area में अगर डैमेज होगा, अगर लीजन होगा तो उससे व्यक्ति की वर्किंग मेमोरी इफेक्ट होगी, उसकी टेम्पोरल मेमोरी इफेक्ट होगी, रिकॉग्निशन एबिलिटी, चीज़ों को पहचानने की क्षमता कम हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम हो जाएगी और बहुत सी कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी इससे प्रभावित होती हैं। नाउ if there is a lesion in Brodmann area 9 and 46 may cause deficit with working memory, rule learning, planning attention and motivation. It means Brodmann area 9 and 46, if there will be a damage or there will be a lesion, then वर्किंग मेमोरी विल इफेक्ट, उसकी वर्किंग मेमोरी प्रभावित होगी, रूल लर्निंग प्रभावित होगी, प्लानिंग, अटेंशन एंड मोटिवेशन भी उसकी प्रभावित होगी। नाउ if there is a lesion in primary motor cortex area, primary motor cortex area is normally associated with a chronic loss of ability to make fine independent finger movements. देखो, अगर व्यक्ति के प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया में डैमेज होता है, क्षति होती है कुछ भी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि व्यक्ति के जो फिंगर मूवमेंट्स हैं उनको वो इंडिपेंडेंटली और बहुत फाइन वे में नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप पेन पकड़ते हैं
तो आप अपने हिसाब से अपने फिंगर को मूव कर पाते हैं। आप कोई सामान, कोई ग्रिप मतलब कोई चीज़ आप पकड़ते हैं तो आपके फिंगर के मूवमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी इच्छा से होते हैं। आप जिस तरीके से चाहो जितनी ग्रिप के साथ चाहो पकड़ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जब ये फिंगर मूवमेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे और फाइन नहीं होंगे तो व्यक्ति के काम करने की स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, दोनों है हाथ और या फिर दोनों जो उसके लिम्ब मूवमेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ में और स्पीड में कमी आएगी। जैसे आप दोनों हाथों से अगर किसी बर्तन को पकड़ते हो तो इसमें आपके हैंड की, आपके फिंगर की ग्रिप रहती है, आप उस अपने हैंड को फाइनली मूव कर पाते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन अगर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया डैमेज हो जाता है तो इन चीज़ों में कमी हो जाती है। नाउ कम टू द लीजन इन लेफ्ट फ्रंटल लोब एसोसिएटेड विद ब्रोका अफेजिया। अगर फ्रंटल लोब के जो लेफ़्ट वाला एरिया है उसमें लीजन हो जाता है तो व्यक्ति को ब्रोका अफेजिया हो जाता है। ब्रोका अफेजिया मीन्स द पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ही स्पीक्स अनक्लियर, नॉन फ्लुएंट एंड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जो व्यक्ति होता है उसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है, बोलने में उसको दिक्कत आती है और अगर कुछ बोलता भी है तो वो बहुत अनक्लियर होता है और उसमें फ्लुएंसी नहीं होती है। जैसे कि एक शब्द बोला फिर वो रुक गया, प्रॉपर पॉज नहीं होते हैं और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलता है। अगर आप उसको व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होता है। सो दीज ऑल अबाउट द फ्रंटल लोब सिंड्रोम। इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक जस्ट एकदम कंप्लीट हो गया है कि फ्रंटल लोब सिंड्रोम क्या होता है। और ये रेफरेंस बुक है, एक कॉल्ब की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइकोलॉजी, एंड सेकेंड वन इज़ A.K. सिंह की बुक है न्यूरो मनोविज्ञान के मूल तत्व। इन दोनों बुक में से आप पढ़ सकते हैं और ये दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं। जो मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है वो इन्हीं दोनों बुक को पढ़ने के बाद आपको मैंने पढ़ाया है। सो आई वुड लाइक टू रेफर टू यू these two books. So thank you for listening me. Thanks.